नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आज भारतीय चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है। लोकसभा 2024 की घोषणा की है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये घोषणा की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। जो चुनाव प्रक्रिया 19 अप्रैल से चालू होकर 1 जून तक चलेगी और मतगणना जो रिजल्ट आएंगे वो 4 जून को आएंगे। इसी के साथ ही देश में 3 राज्य यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें प्रथम चरण 19 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, तीसरा चरण 7 मई को होगा, चौथा चरण 13 मई को होगा, पांचवा चरण 20 मई को होगा, छठे चरण में 25 मई को होगा और सातवां चरण अंतिम चरण जो 1 जून को होगा। पहले चरण में ज़्यादा सीटों पे चुनाव होगा, 102 सीटों पे होगा। दूसरे चरण में 89 सीटों पे होगा। तीसरे चरण में 94 सीटों पे होगा। चौथे चरण में 96 सीटों पे होगा। पाँचवें चरण में 49 सीटों पे होगा और छठवें और सातवें चरण में 57 सीटों पे वोटिंग होगी, वोट डाले जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में 25 अप्रैल को मतदान होगा, 25 मई को होगा और इसके साथ ही दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है, इसमें 26 अप्रैल को चुनाव होगा। उसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव और फरीदाबाद की सीट पर भी 25 मई को वोटिंग होगी। यूपी में सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे, क्योंकि बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं, तो इस वजह से यूपी में सभी 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें सभी 7 फेज में चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होंगे, यहाँ पे 48 सीटें हैं। इसके अलावा राजस्थान में 2 चरणों में होगा। इसके अलावा 4 विधानसभा राज्यों के भी चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में विधानसभा चुनाव 19 अप्रैल को होंगे। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव 13 मई को होगा और उड़ीसा विधानसभा के चुनाव 4 चरणों में होंगे, जिसमें 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को संपन्न होंगे। इसके अलावा 26 विधानसभा क्षेत्रों के भी उपचुनाव होंगे, जो अलग अलग राज्यों में है, वो भी इन्हीं चरणों में, अलग अलग चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। इसके अलावा इस बार चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि जो चुनाव रैलियों में, चुनावी प्रचार में बच्चों का बहुतायत में इस्तेमाल होता रहा है, उस पर कठोर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और उसके अलावा जो प्रत्याशी हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो व्यक्तिगत हमलों से बचें और मर्यादा का ख्याल रखें। चुनावी आचार संहिता का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। धन बल, बाहुबल, गलत सूचना, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक लोगों के ऊपर। इस पे जो चुनाव घोषणा है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसका स्वागत किया है अपने अपने तरीके से। इसके अलावा जो कुछ राजनीतिक भी हुए, मतलब जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जैसे आज अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशियों की और लिस्ट जारी की है। एक बार फिर धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, इनको आजमगढ़ से फिर से टिकट दिया गया है। जो पिछली बार दिनेश राव निरहुआ से चुनाव हार गए थे 8000 मतों से, तो एक बार फिर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में आजमगढ़ में अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। इसके अलावा पिछले जो कल एक 5-6 लोगों की और लिस्ट जारी की थी, जिसमें से भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण जो थे, जो अखिलेश यादव के गठबंधन में एक तरह से शामिल थे, इनको उन्होंने पैदल कर दिया है।
उनको सीट शेयरिंग में नहीं दिया है और वो वहाँ से नगीना से शायद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिया है, जिस वजह से अब भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं, जो उसके नेता हैं चंद्रशेखर, वो पैदल हो गए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी में जा नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी उनको लेगी नहीं, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया। उसके अलावा जो कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, वो भी यूपी में एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, जो भदोही की सीट है। वहाँ ललतेज त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे, जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, क्योंकि उनका परिवार काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। तो वो ममता बनर्जी की पार्टी एक सीट पे चुनाव लड़ेगी भदोही से, यूपी में। उसके अलावा ममता बनर्जी तो एक तरह से एनडीए गठबंधन को बाय बाय ही बोल दिया है, और लगातार वो पूर्वोत्तर के राज्यों में, असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में जैसे राज्यों में, उन्होंने शायद बिहार में भी वो 2-3 सीटों के चुनाव लड़ने को बोल रही हैं। तो लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हैं। पश्चिम बंगाल में वो अलग लड़ने का ऐलान ही कर चुकी हैं, अपने सारे 42 प्रत्याशी उतार ही दिए हैं। और जो कांग्रेस की मजबूत सीट है अधीर रंजन चौधरी जी वाली, जो पिछली बार भी वो सीट जीत गए थे, उनके खिलाफ यूसुफ पठान क्रिकेटर को उतारा है। तो इस बार उनका भी जीतना शायद बहुत कठिन हो जाएगा, अधीर रंजन चौधरी जी का। तो कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया है, और एनडीए गठबंधन अभी अपनी सीट शेयरिंग, अपने चुनावी मुद्दों पे कोई भी क्लियरिफिकेशन, मतलब क्लियरिटी नहीं है। कि अभी कांग्रेस पार्टी ने 2 अपनी लिस्टें जारी की हैं, जिसमें से नकुल नाथ को छिंदवाड़ा से टिकट मिला है, और राहुल गांधी जी वायनाड से लड़ रहे हैं। उनके जो वैसे चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, वो उनको टिकट उसमें एक तरह से फाइनल किया गया है। बहुत सारे बड़े नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ जी हों, या और मणिशंकर अय्यर हों, और बहुत सारे नेता हैं जो मर्दराज नेता हैं या बड़े लीडर हैं, वो एक तरह से चुनाव लड़ने से किनारा कर चुके हैं। आने वाले समय में और भी जो अपडेशन होगी एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन में, उसको आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगे। एनडीए गठबंधन ने बिहार में एक तरह से अपने सीट शेयरिंग के फार्मूले को फाइनल कर लिया है, और लोजपा के जो अध्यक्ष थे चिराग पासवान और पारस, उनके चाचा जो केंद्रीय मंत्री थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया है। और चिराग पासवान की सीट शेयरिंग की लगभग उनको 5 सीटें, हाजीपुर के सहित 5 सीटें उनको देने का ऑफर हो गया है। और उनके जो चाचा पशुपत पारस जी कैबिनेट मंत्री थे केंद्र में, उनको भाजपा ने राज्यपाल बनाने का वादा किया है। और उनके जो भतीजे हैं प्रिंस राज, उनको विधानसभा में बिहार गवर्नमेंट में भी मंत्री बनाने का वो होगा, लेकिन अभी कल ही बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ है, लेकिन उसमें उनको जगह भी नहीं मिली है। और पशुपत पारस ने इसका थोड़ा बहुत विरोध भी किया है कि उनको अगर सम्मानजनक स्थिति नहीं रहेगी तो वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और महागठबंधन भी पशुपत पारस को अपनी तरफ मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। वहीं बड़ा राज्य जो महाराष्ट्र है, वहाँ पे चाहे एनडीए गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों में भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी क्लियरिटी नहीं है। अभी भी वहाँ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। दूसरा, इसके अलावा आज कल ही जो है एक और एक्शन हुआ है ईडी का, जो बीआरएस के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी की पुत्री कविता जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जो एमएलसी भी हैं। दिल्ली शराब घोटाले में उनके ऊपर काफ़ी समय से ईडी के रडार में थी। कई बार उनसे पूछताछ के लिए भी ईडी सम्मन जारी कर चुकी थी, पूछताछ किया भी था, जिसमें से दिल्ली के पूर्व
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे हैं और केजरीवाल जी को भी लगातार सम्मन पे सम्मन मिल रहा है। आज ही उन्होंने हाई कोर्ट से एक जमानत ली है और उसके बाद भी ईडी उनको लगातार पूछताछ के लिए बुला रही है। कितने दिन वो बचेंगे और कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एक समय केजरीवाल जी पूरे विपक्षी जिनके साथ आजकल वो उठना बैठना है या जिसके गठबंधन में है, उन्होंने सभी के ऊपर एक तरह से आरोप लगाए थे, चाहे शरद पवार हों, लालू प्रसाद यादव हों, नितिन गडकरी जी हों, स्वर्गीय पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली जी हों, सुषमा स्वराज जी हों, चौटाला फैमिली, मतलब सभी के ऊपर, पंजाब में सबके ऊपर, लगभग सारे विपक्ष के ऊपर, बड़े नेताओं के ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार या क्या आक्षेप लगाया था और बहुत सारे लोगों से उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी है और मिलकर उससे सुलह किया है। तो ये देखने वाला होगा कि एक कट्टा ईमानदार पार्टी, जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी और इतनी जल्दी 10 सालों 15 सालों के अंदर 2 राज्यों में सरकार बनाई है और एक अलग तरह की राजनीति कर रही थी, लोगों से बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन वो भी उसी राजनीतिक दलदल में फंसते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पार्टी के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर लगातार सीबीआई ईडी के एक्शन होते रहे हैं। उनके कई सारे नेता जेल भी जा चुके हैं अलग अलग मुद्दों पे, और जो दिल्ली का शराब घोटाला था, इसमें उनके 2 प्रमुख नेता जेल गए हैं और बीआरएस की जो संस्थापक हैं, उनकी बेटी को भी ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया है। तो ये भी देखा जाएगा कि आगे इस पे और क्या एक्शन होगी। उसके अलावा जो अभी और राजनीतिक वो चल रहे हैं, लगातार मोदी जी भी अपनी रैली स्टार्ट कर चुके हैं। आज ही उन्होंने तेलंगाना और तमिलनाडु में रैलियों को संबोधित किया है और लगातार वो विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अपने जो 400 पार का इस बार नारा दिया है, वो हर मीटिंग, हर प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी उसको जोर शोर से उठा रही है। इसके अलावा और भी जो भी अपडेशन होगी वो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। ये मेरा यूट्यूब चैनल है @political_adda 2020। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।